1 वर्ष कुछ नहीं होता। जी। लोगों को राजनीति के 30-30 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल लोग जनप्रतिनिधि। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विधायकी समझने में आपको पहला वर्ष लग गया, नहीं नहीं, काम क्योंकि किए, पहला चुनाव था, अनुभव काम कम किए था, हैं। अनुभव कम था। मैं कह रहा हूँ 15-15, 20-20 सालों में जिन्होंने सोचा नहीं, जी। उस दिशा में हम तो बहुत आगे चले गए। तो आबादी नियंत्रण करने के लिए कानून ला सकते हैं ना, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, हर जगह आप ही आप हैं, आएगा ना, क्यों चिंता तो करते क्यों हैं? नहीं ला आ ही रहे? रहा ना। बाकी सारे समाधान कानून आ इससे सकते हैं, तो मोदी जी को सबसे कौन पहले ये रोक रहा है? कानून लाना चाहिए ला था रहा ना, कि समाधान। आबादी नियंत्रण का कानून आना मोदी चाहिए। जी भी ला रहे हैं, और अब मैं एक सवाल मोदी जी ये भी कर ला रहा रहे हूं हैं। सर, मैं उस बात से समाधान आपकी सरकार ही एक है, बात से और धर्मांतरण आपकी एक बात से मैं आसाम के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर का राज्य है जहां अल्पसंख्यक आबादी सर्वाधिक तेज गति से बढ़ रही है। धर्म की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति पर हावी हो जा रही है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल का भी ट्रेंड ये रहा 10 साल कि वो धार्मिक चीज़ों को और जो हिंदुत्व की अतिवादी चीज़ें हैं उनको उन्होंने ज़्यादा प्रमुखता दी, और कहीं ना कहीं शिव अरोरा जी भी अभी उसी ट्रेंड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं विधायक नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं पैसे का इंतजाम करना भी जानता हूँ। रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ कम से कम 150 से 200 ऐसे लोग होंगे। इन सारी गतिविधियों को आप सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, तभी लोगों ने जनमत दिया है मैं इसीलिए कह रहा आपको, हूं, तभी अपना भरोसा जताया है, बाकियों को खारिज किया है। बाकी विधायकों के बारे में नहीं कह रहा जी। आज के यहाँ से पूर्व विधायक के बारे में कि नहीं कह रहा, किसी के बारे में। बाईपास का चौड़ीकरण होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कम से कम नुकसान हो, लेकिन काम हमारे पास पैसा आया हुआ है और उसे होना है, निश्चित होना। इस शहर के भले के लिए काम होगा, जाम से निजात दिलाना ये इस शहर की आवश्यकता है, और एक जनप्रतिनिधि मेरा दायित्व है। पिछले वाले जनप्रतिनिधि ने नहीं किया होगा, मैं करूंगा। विधायक जी सदन के भीतर मौजूद थे जब शहर टूट रहा था, और उस विषय पर खामोश थे। वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कम से कम सदन में कर सकते थे। मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात हम कर सकते हैं। इस विधानसभा सत्र जून का जो था, उस समय मैंने रुद्रपुर बाईपास का विषय उठाया था कि रुद्रपुर में बाईपास कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये जो 1 साल बीता है वो कहीं ना कहीं उहा पुह की भेंट चढ़ गया, या सिर्फ स्वागत समारोह, सत्कार समारोह, या आरोप प्रत्यारोप में चीजें बीती हैं? नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो दूर है वो पास हो जाएगा, बादल हटेंगे और एक नई किरण के साथ रुद्रपुर का एक नया उदय हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा के साथ रुद्रपुर की जनता ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में राजकुमार ठुकराल की जगह शिव अरोरा को सदन में भेजा था। 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। क्या शिव अरोरा जी का जो ढांचा था, जो उनका मसौदा था चुनाव का, उस मसौदे पे वो कामयाब हो पाए हैं? उम्मीद से भरे शिव अरोरा का 1 वर्ष पूरा हो गया, आप जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाए हैं? विपरीत वातावरण में एक नया व्यक्ति आया है, राजनीति का पता नहीं कितना जानकार है, नहीं जानकार है, चुनाव उसने पहले लड़ा नहीं है, संगठन का व्यक्ति है, इस पृष्ठभूमि से आया है, 6 साल से जिलाध्यक्ष है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इन विपरीत परिस्थितियों में जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन अंत में हुआ। निश्चित तौर पर शिव अरोरा जी, जो ये सब उपलब्धि हैं आपके व्यक्तित्व की, इन्हीं व्यक्तिगत उपलब्धियों के नाते ही जनता ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें की और ये आशा की कि आप आमूलचूल परिवर्तन शहर के भीतर कर देंगे। आज साल हो गया है तो जनता को पूछने का यह अधिकार बन जाता है कि 1 साल में आप कितना आगे बढ़ पाए। जहां तक 1 वर्ष की बात है, तो निश्चित रूप से इस 1 वर्ष के अंदर बड़ी प्रामाणिकता के साथ, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, लोग कहते हैं शिव अरोरा जी योजनाकार हैं, प्रोफेशनल हैं, तो मैंने प्रयास किया। वो कहना जायज भी है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो आपका मैनिफेस्टो आया था, पार्टी से इतर व्यक्तिगत मैनिफेस्टो जो शिव अरोरा का था, वो इतना आकर्षक था कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, पुरुष हो और बुजुर्ग हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, व्यापारी हो, हर वर्ग को आपका मैनिफेस्टो आपसे जोड़ता था। ये पहला विधायक का प्रत्याशी आया जो ये कह रहा है कि अगर मैं विजयी होऊंगा, मुझे जनता आशीर्वाद देगी, तो मैं इन बिंदुओं पे काम करूंगा। और मैंने 13 बिंदु 13 फरवरी को बाकायदा मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने रखे थे। वो 13 बिंदु आज तक मेरे मन मस्तिष्क में, और उसमें एक एक बिंदु पर काम चल रहा। कहीं आपको यह नहीं लगता कि ये जो 1 साल बीता है वो कहीं ना कहीं उहा पुह की भेंट चढ़ गया, या सिर्फ स्वागत समारोह, सत्कार समारोह, या आरोप प्रत्यारोप में चीजें बीती हैं? 1 वर्ष के अंदर कहीं आरोप प्रत्यारोप का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, कहीं कोई उसके बाद कोई गुटबाजी का नहीं, को उन्हें तो 6 साल के लिए निकाल दिया गया, तो उसके बाद आज तक विषय नहीं बचता, वो पार्टी में है नहीं, पार्टी एकजुट होकर लगी। हाँ,
इस 1 साल को मैंने समर्पित किया रुद्रपुर की जनता के विकास के लिए। मैं विधायक हूं और विधायकी की गरिमा को जानता हूं। मैं सिर्फ सड़क नाली खरंजों में नहीं उलझूंगा। एक विधायक के कद के नाते जो सवाल होते हैं, क्योंकि विधायक को कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं, और एक बहुत स्पष्ट और एक जो आदर्शवादी लीडर की जो एक रोड मैप हो सकता है, उस चीज को व्यक्त किया था। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि 1 साल विधायक रहते पूरे सदन में कितने सवाल आपने उठाए हैं और कितने रुद्रपुर के बुनियादी मुद्दे हैं जिनको आपने सदन में दर्ज कराया है? अभी हमारा गैर शरण का सत्र था, शायद मैं पहला विधायक हूंगा जिसे सबसे ज्यादा मौका मिला। वहां पर हमने 5 प्रमुख विषयों को इस विधानसभा सत्र में नियम 300 के तहत, नियम 53 के तहत उठाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा जो था, एक नजूल का विषय था। उस नजूल को हमने उठाया कि उस नजूल नीति में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण विषय था कि रुद्रपुर के अंदर एक राजकीय इंटर कॉलेज पिछले 70 साल में नहीं बना है, क्योंकि यहाँ सिडको लाने के बाद बहुत बड़ी संख्या आई। मुझे आश्चर्य होता है, 70 साल में किसी को चिंता ही नहीं थी। हमने नियम जो है 300 के अंतर्गत ही यहाँ का जो हमारा जल भराव का विषय है, उस जल भराव के विषय को उठाया। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात हम कर सकते हैं। इस विधानसभा सत्र जून का जो था, उस समय मैंने रुद्रपुर बाईपास का विषय उठाया था कि रुद्रपुर में बाईपास बनना चाहिए। विधायक जी सदन के भीतर मौजूद थे जब शहर टूट रहा था और उस विषय पर खामोश थे। वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कम से कम सदन में कर सकते थे। सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता किसी भी विधायक के लिए, क्योंकि आपने प्रश्न यहां से शुरू किया कि आपने रुद्रपुर की जनता के लिए किन विषयों को सत्र में लिया। इसका मतलब माना गया कि विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां पर उसने क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए आप प्रश्न उठाते हैं, विषय लाते हैं, उन विषयों के आधार पर होता है। लेकिन जो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान था, हर जानकार व्यक्ति जानता है विधानसभा में प्रश्न उठाने का इसका कोई अंतर नहीं। ये एनएच का विषय था। ये कार्रवाई किसकी ओर से थी? ये शासन की कार्रवाई थी या प्रशासन की कार्रवाई? एनएच की कार्रवाई थी। एनएच भी किसके अधीन होगा? शासन के अधीन होगा। आप तो शासन में है ना, और कोई भी शासनिक जो व्यवस्था होती है, प्रशासन उसके अधीन होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं और रुद्रपुर की जनता भी जानना चाह रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, ये शासन को विश्वास में रखकर, शासन के इशारे पर, शासन के आदेश पर हुई है या प्रशासन की अपनी खुद की मर्जी है? इस एनएच की पृष्ठभूमि है कि ये एनएच की जमीन थी। एनएच की जमीन पर पिछले 40-50 साल से लोग काबिज थे, वो अपना रोजगार कर रहे थे, और हर एक का रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे रोजी रोटी चलती है। और जब 30-40 साल निकल जाते हैं तो कई पीढ़ियां उसमें जुड़ जाती है। एक पीढ़ी उसे जोड़ती है, दूसरी उसे बढ़ाती है, तीसरी उससे पल रही होती है। उसका भविष्य उस पर दांव पे लगा होता है। तो स्वाभाविक बड़ा संवेदनशील ये विषय पहली बार आया था 2016 में जिलाध्यक्ष बनने के बाद। उस समय यहाँ पर एनएच बन रहा था, NH 87, और बॉक्स वाला फ्लाईओवर आ रहा था। जब बॉक्स वाला फ्लाईओवर आ रहा था, ये लोग मेरे पास आए थे, मैं जिलाध्यक्ष था। तब हमने इसे पता किया था। तो पता जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि ये दुकानें टूट रही हैं, तो हमने जाके एनएच के ऑफिस में, जैसे मेरी आदत है, मैं केवल वहां हल्ला करता हूँ, उसके एनएच के अधिकारियों के पास गया। मैंने कहा इसका प्रस्ताव दिखाया, तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिखाया। प्रस्ताव में था कि एनएच में बॉक्स वाला एक फ्लाईओवर इस शहर के अंदर बन रहा था, जो यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में नहीं था। आप कल्पना करें, सोनिया होटल से लेके अगर अटरिया मोड़ तक एक बॉक्स वाला फ्लाईओवर पैक आता। उस समय भगत दा के साथ हम नितिन गडकरी जी के पास गए। उस फ्लाईओवर हमको शहर भी बचाना था, व्यापारियों को भी बचाना था, और वो फ्लाईओवर हटा। काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कम से कम नुकसान हो, लेकिन हम काम, हमारे पास पैसा आया हुआ है और उसे होना है, निश्चित होना। इस शहर के भले के लिए काम होगा। जाम से निजात दिलाना ये इस शहर की आवश्यकता है, और एक जनप्रतिनिधि मेरा दायित्व है। पिछले वाले जनप्रतिनिधि नहीं किया होगा, मैं करूंगा। कल्याणी नदी को आप बिल्कुल हार्ट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज लगातार 1 साल में और उसकी स्थिति दुर्गति की ओर बढ़ी है। और इस समय जिस तरीके से गर्मी प्रमाण चढ़नी है और जो सारे मसले हैं, क्या होगा कल्याणी नदी का? क्या आप कर पाए उस विषय में? देखिए, निश्चित रूप से कल्याणी नदी, जब मैंने जल भराव की बात की, जब मैंने बाढ़ की विभीषिका की बात की, तो कल्याणी नदी भी एक उसका विषय है। इसलिए कल्याणी नदी को साफ सुथरा होना, चौड़ी होना, उसके अंदर से गंदगी का बाहर निकलना, बाढ़ की समस्या के लिए भी रुद्रपुर के लिए अति आवश्यक है। अब अच्छी बात क्या है, ऐसा एक भी विषय नहीं है जो अभी तक मैंने ध्यान में आया, मैंने उस पर काम न किया। 1 वर्ष कुछ नहीं होता जी। लोगों को राजनीति के 30-30 साल हो गए,
25-25 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल लोग जनप्रतिनिधि। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विधायकी समझने में आपको पहला वर्ष लग गया? नहीं नहीं, काम क्योंकि किए, पहला चुनाव था, अनुभव काम कम किए था, हैं। अनुभव कम एक था। मैं कह रहा हूँ 15-15, 20-20 सालों में जिन्होंने सोचा नहीं जी। उस दिशा में हम तो बहुत आगे चले गए। हो सकता है उसका रिजल्ट कुछ सालों में निकल कर आए। निकल के आ रहा है। जी। आप ये तय माने इस समय मतलब कल्याणी की दशा कब सुधरने वाली है, सर? 2023 से लेके अगले 10 वर्षों तक इस रुद्रपुर के अंदर कौन कौन से काम होने, उन सब प्रोजेक्ट पे एक साथ हम काम चल रहे। कई काम हमारे आरंभ हो गए, कई काम 2023 में आरंभ होने जा रहे हैं, कुछ 24 में होंगे, कुछ 25 में होंगे, और हो सकता है कुछ 10 साल बाद भी हो। जी। विधायक जी, आपने एक बात कही थी कि आपके ऑफिस से सिंगल विंडो काम होगा और कहीं किसी फरियादी को ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो सिंगल विंडो हमको नजर नहीं आई अभी। सिंगल विंडो क्या है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आज दिन में कहीं बाहर भी था, आपसे बात हुई थी, मैं दोपहर में आया। दोपहर में आने के बाद मैंने पिपलिया नंबर 1 में 10 लाख रुपए का एक शेड का उद्घाटन किया, एक विद्यालय का उद्घाटन किया, एक सड़क का उद्घाटन किया। मैंने 3 कार्यक्रम वो किए। फिर उसके बाद अभी हमारे हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी जो है रामनवमी के अवसर पर ध्वजा रैली थी, वो ध्वजा रैली में रहा। अब आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, जनता से सुबह मिला, कल सुबह मेरा जनता दरबार है, जनता से मिलूंगा। इस सारी गतिविधियों के बीच में मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कम से कम 150 से 200 ऐसे लोग होंगे। इन सारी गतिविधियों को आप सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, तभी लोगों ने जनमत दिया है आपको, इसीलिए कह रहा हूं, तभी अपना भरोसा जताया है, मैं बाकियों को खारिज किया है। बाकी विधायकों के बारे में नहीं कह रहा जी। आज के यहाँ से पूर्व विधायक के बारे में नहीं कह रहा, किसी के बारे में नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे कार्यालय चाहिए ना पीछे से, वहां पे 5 लोगों का स्टाफ है, कंप्यूटर टाइपिस्ट वहां पर है, वहां पर 1, 2, 3 लोग हैं जो बाकायदा जो भी आएगा उसका विषय सुनना, विषय सुन के उनके फॉर्म पूरे कराना, एप्लीकेशन तैयार कराना, संबंधित विभाग को निर्देशित करना, वहां रजिस्टर में एंट्री कराना, और उसके बाद रिव्यू में मेरे पास लाना जहां आवश्यकता हो। मेरे पीछे से भी मेरे ऑफिस में अगर कोई फरियादी आया, कोई जनता का व्यक्ति आया, तो उसका पूरा, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट का काम होगा, राशन का काम होगा, जाति प्रमाण पत्र तहसील का होगा, समाज कल्याण की विधवा पेंशन का होगा, सब काम चले। निराश होकर नहीं जाता नहीं, इसी को सिंगल विंडो कहते हैं। तो अब आप पुस्तकालय और ऑडिटोरियम के लिए कोई काम नहीं हो पाया? ऐसा कैसे हो जाएगा? ये जो मोदी मैदान है, वहां एक स्टेडियम, खेलने का मैदान, देखिए है क्या कि उसमें स्टेडियम के साथ उस 16 एकड़ जगह में ही आप मान के चलें कि स्टेडियम के साथ साथ एक लाइब्रेरी और एक ऑडिटोरियम, 3 प्रस्ताव उन्होंने बनाने के लिए कहा है, जिसमें लाइब्रेरी भी होगी, एक 2000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम भी होगा, एक स्टेडियम भी होगा। अभी एक दिन में नहीं बनेगा। जब मैं बैठा तो मुझसे कहा उन्होंने अधिकारियों ने कि विधायक जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो 100-200 करोड़ तक जा सकता है, इसका दीर्घकालीन पैसा। तो मैंने कहा मैं विधायक ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं पैसे का इंतजाम करना भी जानता हूँ, क्योंकि वो कमर्शियल जगह है, हम कमर्शियल प्रोजेक्ट लाएंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट से उसी को फाइनेंस सेल्फ सस्टेन करते हुए वहाँ स्टेडियम भी बनाएंगे, वहाँ ऑडिटोरियम भी बनाएंगे, वहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे। जगह चिन्हित कर दी है, प्रस्ताव कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई विषय अगर आज से पहले मेरे पास चर्चा में आया होगा तो उसका होमवर्क होने के बाद वो काम शुरू हो चुका होगा। टचिंग ग्राउंड के मसले पर कहाँ तक बात पहुंच पाई है? देखिए, टचिंग ग्राउंड के मसले पर नगर निगम उस पर गंभीरता से प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसमें और अधिक, जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसका निराकरण हो जाए, इस दिशा में हमने बढ़ना है। मेरी मेयर साहब से आज भी चर्चा हुई है टंचिंग ग्राउंड को लेके, उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है, कभी कुछ चल रहे हैं, कुछ और आवश्यकता है। कहीं ना कहीं धर्म की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति पर हावी हो जा रही है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल का भी ट्रेंड ये रहा 10 साल कि वो धार्मिक चीजों को और जो हिंदुत्व की अतिवादी चीजें हैं उनको उन्होंने ज्यादा प्रमुखता दी, और कहीं ना कहीं शिव अरोरा जी भी अभी उसी ट्रेंड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है देवभूमि के आध्यात्मिक चरित्र की रक्षा के लिए, लर्न जिहाद, लव जिहाद से संरक्षित करने के लिए क्यों ना उठाऊं? ये मेरा विषय है क्या? इस देवभूमि का विषय नहीं है, जो बद्री केदार की भूमि का विषय नहीं है, जिसे पूरा देश, पूरा विश्व आस्था के साथ देखता है। इसमें ऐतराज नहीं है। ऐतराज जब आपने ऐतराज नहीं है, फिर धर्म की राजनीति कहाँ है? है कि हमारी हर विकास की गतिविधि में अगर धर्म हावी हो जाए, जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, या कहीं धर्म के हमारे विरुद्ध खड़े होने का षड्यंत्र रच सकते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि हिंदू इकट्ठा है, हिंदू का युवा जागृत है। धर्म के विरुद्ध कहीं खड़े होके हमारी माताओं बहनों की सम्मान की इच्छा हो, कि जिसे कहते हैं रक्षा की बात होगी, तो हिंदू एक साथ आएगा तो कार्यक्रम खूब होने चाहिए, इसमें गलत क्या? आसाम के बाद
उत्तराखंड दूसरे नंबर का राज्य है जहां अल्पसंख्यक आबादी सर्वाधिक तेज गति से बढ़ रही है। 3.33% से आसाम में बढ़ रही है, 2% से उत्तराखंड में बढ़ रही है। सर्वाधिक चर्चित प्रदेश पश्चिम बंगाल और केरल में 1.9 और 1.8 है। इतनी तेज गति से अल्पसंख्यक आबादी बढ़ रही है, लगता नहीं क्या? ये हमारा जो हरिद्वार आबादी बढ़ रही है तो आबादी नियंत्रण करने के लिए कानून ला सकते हैं ना। केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, हर जगह आप ही आएगा ना, तो क्यों नहीं ला रहे? बाकी सारे कानून आ सकते हैं, तो मोदी जी को सबसे पहले ये कानून लाना चाहिए था कि आबादी नियंत्रण का कानून आना चाहिए। मोदी जी भी ला रहे हैं। अब मैं एक सवाल ये कर रहा हूं सर, मैं उस बात से आपकी एक बात से मैं बहुत प्रभावित भी था, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभावित था, और बहुत भावुक तरीके से आपने विधायक बनने के बाद ये कही थी कि मेरे भीतर आपको आत्मविश्वास दिखेगा, घमंड नहीं दिखेगा। विधायकी 1 साल कितना सर चढ़ पाई है? निश्चित रूप से आज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस रुद्रपुर की देवतुल्य जनता को साक्षी मानते हुए उनकी सेवा करने का संकल्प लेके आया हूं और उसी सेवा करने में लगा हूं ईमानदार। और विपक्षी क्या बोलते हैं, आज के आपने इंटरव्यू का आरंभ में भी कहा, कई बार विषय है, हम निश्चित माने कौन विपक्षी कौन क्या बोलता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता देखती है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर के विधायक थे। आपने कहा कि संभावनाओं का शहर है रुद्रपुर और हर संभावना, हर उम्मीद पर वो खरे उतरेंगे। बात चाहे किसी भी दिशा की क्यों ना हो, उस पर निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं के अनुरूप काम होगा। छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना है। विधायकी का जो अपना कद होता है, उस कद के हिसाब से हर बुनियादी मुद्दे पर उनकी नजर है। हो सकता है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव अरोड़ा जी का, और आप सभी लोगों का। अनसुनी आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।